नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 3 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने ये दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, खंड क में आपका एक पद्यांश दिया हुआ है और इसके अथवा में एक आपका गद्यांश दिया हुआ है। इन दोनों में से किसी एक को पढ़ करके नीचे दिए गए उससे जो संबंधित प्रश्न है बच्चों, उसके उत्तर को आपको लिखना है। तो एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग बनाइएगा। मैं यहाँ पे आपको पद्यांश और गद्यांश दोनों का उत्तर बताता हूं, ठीक है। तो इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसके आपको डायरेक्ट उत्तर बताता हूं। तो देखिए बच्चों, इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, देह सुखी होने पर भी मन की क्या दशा रहती है। तो इसका जो उत्तर है बच्चों, आपको जो पद्यांश है यानी कि जो कविता है उसी के अनुसार देना है, अपने से मत लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, देह सुखी होने पर मन का दुख समाप्त नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो देह सुखी रहेगा ही, लेकिन यदि मन स्वस्थ नहीं है तो दुख किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता है। यहाँ पे देह का मतलब हुआ बच्चों शरीर। अगर शरीर आपका सुखी है, स्वस्थ है, तो आपका दुख समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अगर मन अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो दुख किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता है। मन मतलब अगर आप टेंशन लेते हैं बच्चों तो दुख आपका किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होता है। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, कवि ने शरद ऋतु और बसंत ऋतु का उदाहरण देकर क्या कहना चाहा है। तो देखिए बच्चों, कवि शरद ऋतु और बसंत का उदाहरण देकर कहना चाहता है कि शरद पूर्णिमा की रात की यदि चंद्रमा नहीं खिला अर्थात दिखा और बसंत ऋतु में फूल नहीं खिला तो इस बात पर व्यक्ति को दुख ना करके भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न बच्चों, कवि किस मन स्थिति में रहता है। तो देखिए बच्चों, कवि दुविधाग्रस्त मन स्थिति में रहता है, क्योंकि उसे कोई भी मार्ग सुझाई मतलब दिखाई नहीं देता है। वह विचार करता है पर उसके दुख का अंत नहीं होता है। अंततः वह कहता है कि सभी दुखों का विस्मृत करके मुझे भविष्य हेतु मार्ग का वर्ण करना चाहिए। उसके बाद इसके अथवा में जो आपका गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका गद्यांश को भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं इसके डायरेक्ट उत्तर आपको बताता हूं। तो देखिए बच्चों, गद्यांश का पहला प्रश्न है, हमें अपनी सभ्यता का अंश कैसे आदमियों से मिलता है। तो देखिए बच्चों, इसका जो उत्तर होगा, जो व्यक्ति वास्तव में संस्कृत है वह कभी खाली नहीं बैठता है। हमारी सभ्यता का बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिलता है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है। तो देखिए बच्चों, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान इस बात का परिचायक है कि वह ज्ञान उन्होंने किस भौतिक प्रेरणा के वश में होकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया हो। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, आज के ज्ञान का क्या आशय है। तो देखिए बच्चों, आज के ज्ञान का आशय है कि आज जो भी ज्ञान का भंडार हमें उपलब्ध है वह हमारे मनुष्यों और संस्कृति व्यक्तियों की ही देन है। मतलब जो मनुष्य है बच्चों और जो संस्कृत व्यक्ति हैं उसी का ही ज्ञान है, देन है आज का ज्ञान। तो यहाँ पे आपका जो खंड क था बच्चों वो आपका समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग खंड ख में। खंड क में आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का रचनात्मक लेखन है, ठीक है, यानी कि लेटर आपका टू निबंध है, ठीक है। और आपका जो समाचार किसे कहते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप निबंध लिखते हैं तो पंचायत चुनाव, देखिए पंचायत चुनाव आपका अभी करंट में चल रहा था, ठीक है, इस वजह से पंचायत चुनाव पर, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। या तो आप समाचार पत्र पर लिख सकते हैं एक निबंध, अगर निबंध लिखते हैं इन दोनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। बाकी बात ये तीन जो आपका है इनमें से किसी एक पर लिखना है। ये दोनों अगर निबंध आप लिख देते हैं तो आपको 5 ही नंबर मिलेगा, 10 नंबर नहीं मिलना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो निबंध है उनमें से किसी एक पर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग निबंध देख लेते हैं, एक एक करके मैं सारा आपको बताते चलूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला निबंध है आपका पंचायत चुनाव पर। तो सबसे पहले हम लोग समाचार पत्र पर देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले आपको रूपरेखा लिखना है, ठीक है, समाचार पत्रों का इतिहास लिखना है, फिर उसके बाद प्रजातंत्र और समाचार पत्र में क्या संबंध था उसको लिखना है, फिर समाचार पत्र की स्वतंत्रता के बारे में आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है समाचार पत्र की स्वतंत्रता का महत्व, उसके बाद आपको लिखना है इसके उपसंहार के बारे में, ठीक है। तो पहले देखिए हम लोग परिचय लिख लेते हैं।
देखिए बच्चों, समाचार पत्र आज के युग का ऐसा साधन है जिसे जन संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यह समस्त विश्व में घटित होने वाली हो रही घटनाओं की समीक्षात्मक सूचना हम तक पहुंचाता है। मतलब देखिए, अभी यूक्रेन और रूस का वार हो रहा है, तो समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग क्या वहां पे हो रहा है उसके बारे में हम लोग आसानी से जान जाते हैं बच्चों। ठीक है, आज के युग में समाचार जानने की जिज्ञासा हमारे भीतर हर क्षण कुलाचे मारती रहती है। प्राचीन काल में समाचार पत्र का प्रचलन नहीं था। केवल श्रवण के द्वारा ही समाचारों की जानकारी संभव थी। मतलब एक व्यक्ति यहाँ से वहां तक जाता था ना, मतलब समाचार लेकर के उसी के द्वारा, जैसे नहीं देखते थे महाराज आपके लिए लेकर के आए हुए, देखिए निकालते था कागज कपड़ा का और उससे क्या समाचार है पढ़ के सुनाया जाता था। ठीक है, तो वही प्रचलन था पहले। अब देखिए क्या है, सर्वप्रथम समाचार पत्र का जन्म इटली के वेनिस प्रांत में सामने आया। यह घटना 13वीं शताब्दी की है। यह भी माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में भी यह चीन में विकसित हो चुका था। 1609 ईस्वी में जर्मनी में यह प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 1667 ईस्वी में इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ। भारत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा इसका प्रचलन हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भारत में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र, फिर बाद में आपका हिंदी समाचार पत्र छपना शुरू हुआ। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं है। निबंध आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो पीडीएफ में दे दूंगा, तो वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ लीजिए। पीडीएफ में दे दूंगा बच्चों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका एक पंचायत चुनाव पर है। ठीक है, आपका देखिए समाचार पत्र पर निबंध है, यहीं पे आपका 2 हो गया। इसे पढ़ते पढ़ते मेरा टाइम बहुत, मतलब 2 घंटे का वीडियो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पत्र है 2 ठो, उसके बाद समाचार पत्र किसे कहते हैं वो आपका डिफिनेशन लिखने को है। ठीक है, तो ये जो जरूरी है मैं उसको समझाते चल रहा हूँ। बाकी बात आप लोग क्या कीजिए, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का मैंने दे दिया है, हिस्ट्री का दे दिया है, आपका ज्योग्राफी का भी दे दिया है। ठीक है, इंग्लिश कोर का नहीं दिया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश कोर नहीं है। मैं एक सर से बात कर रहा हूं जो अपने ऑफलाइन कोचिंग पर आपका इंग्लिश कोर का दे दिए हैं। ठीक है, मतलब अब बच्चों को दिए हैं उसका पीडीएफ, तो मैं उससे लेकर के आपका उसको पीडीएफ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एक यहाँ पे जो आपका छंद दिया हुआ है कविता टाइप का, इससे भी आप लोग लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखना है, आपको जो समझ में आ रहा है उसको लिखिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास समय मात्र 1 घंटा का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैं जितना बड़ा बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं देखिए बहुत सारा अगर आपको 5 लाइन का बता रहा हूँ, ठीक है, तो 5 में से 5 लाइन तो आपको पूरी याद नहीं रहेगा, 3 लाइन याद रहेगा और वही 3 लाइन आपको वहां पे लिखना है बच्चों। अगर मैं 3 लाइन आपको बताता हूं तो क्या होगा, 3 में तो 3 आप फुल याद करके रट के तो नहीं जा पाइएगा। ठीक है, तो 2 लाइन याद रहेगा, तो 2 लाइन लिखने से आपको 3 नंबर तो नहीं ना मिलेगा, यानी कि फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मैं 5 लाइन बताता हूं तो आपको 3 लाइन याद रहेगा और 3 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा, तो फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन से धारा में आपका, देखिए आप मेरा जो ये आपका समाचार पत्र है मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया, इसे भी आप लोग लिखिएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कैसे घोषित हुआ भारत, इसमें समाचार पत्र का क्या महत्व है उसके बारे में आप लोग को लिखिएगा। अनुच्छेद के धारा 1 में जो आपका है बच्चों ये भाषण देने का, बोलने की आजादी है, उसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, जो ख नंबर में आपका था पत्र लिखने को, किसको पत्र लिखना है बच्चों, कूड़े कचरे के अंबार एवं बजबाती नालियों से उत्पन्न खतरों को बतलाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। तो पत्र जिस प्रकार से आप लोग प्रिंसिपल के पास, प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको पत्र लिखना है। ठीक है, सेवा में आप लोग वहां पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखना है। वहां पे आपको किसके पास लिखना रहता है पत्र, प्रधानाचार्य के पास, तो आप लोग क्या लिखते हैं, प्रधानाचार्य लिखते हैं। यहाँ पे आपको नगर पालिका के अध्यक्ष के पास आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको नगर पालिका अध्यक्ष देना है। वहां पे नीचे आप लोग स्कूल का एड्रेस देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको किसके पास लिखना है, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास लिखना है, तो उसका आपको नगर पालिका के अध्यक्ष के जो ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एड्रेस देना है बच्चों। उसके बाद विषय में आप लोग क्या लिखते थे, छुट्टी के लिए लिखते थे ना, तो यहाँ पे देखिए विषय खुद आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कूड़े कचरे की अंबार एवं बजबाती नालियों से उत्पन्न खतरों के संबंध में, इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए उत्पन्न खतरे, ठीक है, क्या हो गया भाई, हाँ देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिएगा। संबंध आपका विषय वहां पे दिया हुआ रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए हम सभी, देखिए यहाँ पे लिखिएगा सभी ने निवेदन है, कि आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम सभी, जो आपका जहां से आप लोग हैं, जहां पे अपना एड्रेस दे दीजिएगा कि हम सभी विजयनगर वासी निवासी आपका ध्यान आपके नगर की ओर दिलाना चाहते हैं। यहाँ विगत 1 सप्ताह से कूड़ा कचरा नहीं उठा गया है और नालियों में को भी साफ नहीं किया गया है, जिससे कूड़े कचरे का अंबार लग गया है और नालियों बज बजाने लगी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, समस्या को लिख दीजिएगा, किस प्रकार से आपको नालियों से सफाई नहीं होने से, किस प्रकार से कूड़े कचरों से आपको समस्या उत्पन्न हो रही है।
उसके बाद पैराग्राफ आपको चेंज करना है। आप यहाँ पे अनुरोध करिएगा, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अतः आपसे अनुरोध है, ठीक है, कि शीघ्र से शीघ्र कूड़ा कचरा उठवाने और नालियों के साफ करवाने की व्यवस्था करें, जिससे कि यहाँ के निवासियों को बीमारियों के खतरे से बचा जा सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा धन्यवाद बच्चों, और नीचे आप लोग क्या लिखिएगा, डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आप लोग साइड में इस साइड आपको डेट लिखना है, धन्यवाद और डेट लिखना है, ठीक है। इस साइड आपको क्या लिखना है, प्रार्थी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं आपका विश्वासी, आपका प्रिय, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरे नगर के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, अपने मोहल्ला के बारे में, पूरे मोहल्ला का जिक्र कर रहे हैं। आपको तो कुछ खास समस्या, अकेले समस्या तो नहीं है ना, तो पूरे नगर की समस्या है। अगर आपको सिर्फ स्कूल में क्या होता है, अगर आपको सिर्फ छुट्टी चाहिए होता है तो आप लोग लिखते हैं विश्वासी छात्र, अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। अगर कुछ फंक्शन के बारे में, खेल सामग्री के बारे में लिखा जाता है तो पूरे स्कूल को खेल सामग्री की जरूरत पड़ती है, वहां पे क्या लिखते हैं, छात्र एवं छात्राएं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा अपने मोहल्ले का नाम लिखिएगा के सभी निवासी, क्योंकि सभी निवासियों की इससे परेशानियां हो रही है बच्चों। तो इस प्रकार से अगर आप समझ के लिखते हैं ना, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां से आप लिख पाएंगे और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल पाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ग नंबर में आपका, निकट के सरकारी अस्पताल की सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखे। तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका सरकारी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल है तो डीसी के पास पत्र नहीं ना लिखेंगे, बीडीओ के पास नहीं ना लिखे, उससे संबंधित अधिकारी कौन होते हैं, जिला चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। अगर प्रखंड पे लिखना बोले तो कौन होता है, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे जिला सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पे होता है, जिला स्तर पर होता है, ठीक है। तो जिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। इसके बाद आपको पत्र लिखना है, नीचे आपको एड्रेस देना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको पत्र अभी लिखना बताया, ये नगर पालिका के पास सेम टू सेम उसी प्रकार से विषय यहाँ पे आपका दिया हुआ है, समस्या क्या क्या है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए सविनय निवेदन है कि हमारे गृहनगर, आपका गृहनगर जो है बच्चों जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद, रांची, रामगढ़, उसको लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिए पैराग्राफ चेंज करके, उपयुक्त कारणों से मरीजों की उनकी देखभाल करने वालों की भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि, क्या अनुरोध है उसको आप लोग लिखिएगा। नीचे जिस प्रकार से यहाँ पे दिनांक लिखे उस प्रकार से लिखिएगा, निवेदक लिखिएगा, ठीक है। निवेदक अपना नाम दे दीजिएगा और एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आप यहाँ पे आपका नाम दिए तो आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट जमशेदपुर वासी, ठीक है, जमशेदपुर के निवासी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका पूरे नगर के लिए आप लोग लिख रहे हैं क्या, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए जो आपका एक डिफिनेशन लिखने वाला था, मेरे अनुसार आप लोग क्या कीजिए, पत्र लिखना सीख जाइए और आप लोग एक निबंध आप लोग आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही निबंध हम लोग लिख रहे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय पर निबंध, लेकिन उस प्रकार से नहीं लिखना है। जिस प्रकार से आप 9, 10 में जिस प्रकार से निबंध लिखे उसी प्रकार से आपको थोड़ा वैरायटी डाल के लिखना है, मतलब थोड़ा लगे कि हाँ ये 11 के बच्चे हैं, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा क्वालिटी वाला पत्र लिखना पड़ेगा, ये निबंध लिखना पड़ेगा, क्वालिटी वाला वर्ड आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। गाय हमारी माता, गाय की 2 पूंछ है, इस प्रकार से नहीं लिखना है, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। समाचार पत्र लेखन के बारे में क्या आवश्यक तत्व है, इसके 5 से 6 तत्व हैं बच्चों। देखिए शीर्षक आपका स्रोत आमुख है, ठीक है, तो ये बॉडी या कलेवर इसके बारे में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसे यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग वीडियो को रोक करके ले सकते हैं, उतना ही था। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर के प्रश्न पर। अब 3 नंबर से जो स्टार्ट होता है वो आपका किताब का प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं बच्चों, जरूरी वाला नहीं होता, ठीक है। आपका जो जरूरी था पत्र किस प्रकार से लिखना है, फिक्स है वो पत्र आएगा, इस वजह से मैंने पत्र आपको समझा दिया। और सेट 1 और सेट 2 में और भी मैंने समझाया हुआ है वहां पे, ठीक है। तीनों सेट आप लोग देख लीजिएगा तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि किस प्रकार से पत्र आपको लिखना है, निबंध किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अनिल के पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में अभी तुरंत जस्ट अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, वीडियो मतलब अपलोड करने के बाद यार। देखिए उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है, एक किताब का ही कविता है, थोड़ा सा आपका कविता देखिए वहां पूरा वहां पे आपका 1 पेज का कविता, तो थोड़ा सा 3-4 लाइन उठा लिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका काव्य सौंदर्य लिखिए। तो पहला जो इसका काव्य सौंदर्य बच्चों कि इसमें थोड़ी सी आवृत्ति की अभिव्यक्ति हृदय स्पर्शी पर बन पड़ी है, इसके कथन लय और प्रवाह का समावेश हो गया है, ठीक है। दूसरा जो इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, फारसी भाषा का क्या है, जैसे उम्मीद आपका हो गया, तद्भव में आपका सपने हो गया, अरबी भाषा है आपका वो दूर है, वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये सब आपका प्रयोग किया गया है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, हिचकी उठ गया यार, रुको, थोड़ा हो जाता है बच्चों, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में भी काफी क्लास होता है, ठीक है, तो उन लोग का भी करवाना पड़ता है। आप लोगों को पीडीएफ तो दे ही रहा हूं उन लोग को, आप लोगों को भी, लेकिन उन लोग को भी बोर्ड भी समझाना पड़ता है, ठीक है, इस वजह से। और इस वजह से आपको रेगुलर वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ, ऑफलाइन के बच्चे भी काफी हैं इस वजह से, ठीक है। और अभी 12 का बैच स्टार्ट हो गया है ऑफलाइन में।
मतलब 11 के ही बच्चे हैं, 12 में गए हो, उसका भी तो पढ़ाई हो रहा है, साथ ही साथ आपका एक अलग अलग टाइम पे आपका चल रहा है 11 के बच्चों के लिए, जो आपका सिलेबस पूरा हो चुका है उसका रिवीजन चल रहा है अलग टाइम पे। सुबह को उसका बैच चल रहा है 12 का और शाम को उसका रिवीजन चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें आप लोग देखिएगा जो कभी तीसरा है, इसमें जो स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लेखिका ने बात को सीधे ना कह करके व्यंजनक शब्द व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त किया, मतलब इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे बातों को कहा गया है। कवित्री की आशावादी दृष्टि को मुखरित है, यहाँ पे आशावादी दृष्टि यहाँ पे मुखर कर सामने इस कविता में आया हुआ है, ठीक है। ये आपकी काव्य सौंदर्य हो गया। उसके बाद ख नंबर में जो आपका है बच्चों, इसका भी काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। एग्जाम में दोनों में से किसी एक पर आपको बनाना है, ठीक है। तो जो आपका मॉडल पेपर में है, तीनों मॉडल पेपर को आप लोग देख लीजिए, जो मॉडल पेपर में है बच्चों वही आपका आने वाला है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका जो पहला काव्य सौंदर्य है कि चिराग मैसर जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गजल का स्वाभाविकता आ गई है। चिराग आशा का प्रकाश का प्रतीक है। उसके बाद देखिए, कवि ने स्वतंत्रता भारत के कटु अर्थात का तीखा चित्रण किया है। कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की निराशा और जन सामान्य के दुख को व्यक्त करने के में सफल रहा है। भाषा सरल एवं सहज एवं प्रवाहमान है, ठीक है बच्चों। भाषा कैसा है? सरल है, आसान भाषा है और सहज है। उसके देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग सोचिएगा सर इसको हम किससे एक्सप्लेन है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ बता रहा है ये पॉइंट आपका 2 लाइन दे करके कि ये कौन से कविता से आपका, कौन से चैप्टर से आपका लिया गया है, ठीक है। आपका चैप्टर वाला ये सारा आपको लिखना है, क्लियर है बच्चों। से आपको बता रहा है कि हाँ वो चैप्टर वाला से लिए हैं क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, उसके बाद जो आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न है, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पाठ में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन है। तो देखिए बच्चों, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मर्मिकता से अभिव्यक्त करती है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विश्लेषण का प्रयोग किया गया है, जो कि एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण अर्थात से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा, जिसमें काव्य में नायिका है बच्चों चंपा, अनजाने ही उस शोषण व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर के उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कोलकाता के बाजार पर कोलकाता पर बजर गिरे। देखिए आपका इससे प्रश्न भी है सेट 1 या सेट 2 में, ठीक है। कोलकाता पर बजर गिरे के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो वही आपका कोलकाता के बजर गिरे पर गिरने की कामना करती है। जीवन में खुरदरे अर्थार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। देखिए वो क्यों कहती है, उसका पति वहां पे काम करना जाना चाहता है, ठीक है। तो वो बिछड़ रही है, इस वजह कहती है कि कोलकाता पर बजर गिरे, यानी कि बिजली गिर जाए, ठीक है बच्चों। देहाती वाले बजर गिरे समझ गए होंगे क्या। चलिए उसके बाद ख नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों कि दुष्यंत कुमार खुदा के संबंध में लोगों ने किस प्रकार के विचार प्रसन्न है। तो देखिए बच्चों, कवि भाग्यवादी के लोगों पर बयान करता है कि यहाँ के लोग ईश्वरवादी है, आस्तिक है, चाहे उन्होंने ईश्वर को ना देखा हो, चाहे वे ईश्वर पर विश्वास भी ना करते हो, तब कि भी वे उसके नाम पर सभी प्रकार के कष्ट, और इसमें आगे है, सहन कर लेते हैं। वे यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में ईश्वर की ही कोई योजना है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मैं पीडीएफ तो दे दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को मैं बहुत सारा मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। साथ ही साथ उसके साथ मैं आपको मैं जो बोल रहा हूँ इसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं बच्चों, तो रटने की आवश्यकता कोई भी नहीं होगी, आप डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए ग नंबर का आपका जो प्रश्न है कि संथाल बस्तियों में किन विशेषताओं का ज्ञान आपको आओ मिलकर बचाएं कविता के माध्यम से हुआ है। तो देखिए बच्चों, आओ मिलकर बचाएं कविता के माध्यम से संथाल बस्तियों यानी कि आदिवासियों बस्तियों की निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होता है। पहला क्या है बच्चों कि संथाली लोगों के जीवन पर शहरी जीवन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वे अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। ये लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, ये लोग अक्खड़ एवं जुझारू होते हैं। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है बच्चों कि ये लोग आज भी धनुषवान कुल्हाड़ी जैसे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गोली बंदूक का प्रयोग नहीं करते हैं, जो आपका जो पारंपरिक जो आपका अस्त्र बच्चों उसी का प्रयोग ये लोग करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, पांचवा जो इसका विशेषता है कि जंगल और वहां की ताजी हवा, नदियों का निर्मल जल इन्हें प्रिय है, पहाड़ों के समान इन्हें शांति अच्छी लगती है। सातवां जो पॉइंट है कि वर्तमान अविश्वास भरे दौर में भी इनसे विश्वास
इनमें विश्वास जीवित है, लेकिन आज भी इन लोगों में क्या है, विश्वास जीवित है बच्चों। अभी भी अंधविश्वास है, मतलब एक तरह से लोग धोखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी धोखा नहीं देते। यहाँ पे मतलब एक तरह से लोगों के प्रति विश्वास इन लोगों के समाज में, संथाल के समाज में है बच्चों। हम लोग अभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते क्या, क्योंकि सारा अब उसी तरह से हमारा समाज हो चुका है, लेकिन संथालों के समाज में आज भी विश्वास जीवित है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट बताए हैं, आप लोग कोई भी 3 या तो 4 पॉइंट आप लोग लिखिएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे भी 3 प्रश्न है, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इसका क नंबर का पहला प्रश्न है बच्चों कि गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन के संघर्ष में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, मोहन को गांव तथा शहर दोनों स्थानों पर संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थितिजन्य संघर्ष करना पड़ा, वह प्रभावशाली प्रतिभाशाली था, स्कूल में उसका सम्मान सबसे ज्यादा था, किंतु उसे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता। 4 मील मतलब 1 मील में लगभग आपका 1.5 से 2 किलोमीटर का होता है, क्या इतना ही होता ना। तो 4 मील लगभग 6-7 किलोमीटर वो स्कूल जाता था। कितना होता है 1 मील बराबर, क्लियर नहीं, आप एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है नहीं, एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, उसके बाद है उसे नदी पे भी पार करना पड़ता था। बाढ़ की स्थिति में उसे दूसरे गांव में अजमान के घर पर रुकना पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी थी। शहर में वह घरेलू नौकर का कार्य करता था। साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। वह पिछड़ता गया, अंत में उसे बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया। मतलब वो काम करता था, वो पढ़ना, लास्ट में देखिए काम के प्रति उसका लगन बढ़ते गया, वो काम उस पर का बोझ उस पर बढ़ता गया, और धीरे धीरे वह क्या हुआ, पढ़ भी नहीं पाया और वो बेरोजगार बन करके रह गया बच्चों। उसके बाद देखिए ख नंबर का प्रश्न है आपका, रजनी के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं वो आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, रजनी इस पाठ की नायिका है। इसमें उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण संघर्षशीलता है, मतलब वो संघर्षशील है बच्चों, संघर्ष करने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह अन्याय के विरुद्ध टक्कर लेने में कुशल है। वह निर्भय, बेबाक तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण महिला है। वह सत्य के लिए किसी भी से भी टकराने की हिम्मत रखती है। उसमें लोगों को इकट्ठा करने तथा उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की विचित्र शक्ति है। वह सच्चे अर्थों में नायिका है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए ग नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। बहुत ही ज्यादा VBI प्रश्न है, इसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप लोग VBI का स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है, नहीं तो की लगा लीजिए, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि यहाँ की धरती, जंगल, पहाड़, नदी, खेत इत्यादि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों लोग निवासी भी भारत माता है। भारत जितना भी हमारी समझ में है तथा अरे यार सॉरी बच्चों, फिर से देखिए, भारत जितना भी हमारी समझ में था उससे भी परे जितना है उससे कहीं अधिक व्यापक है। मतलब हम लोग जितना समझते हैं उससे अधिक हमारा भारत देश है बच्चों। भारत माता के प्रति नेहरू जी की यही अवधारणा है। और ये प्रश्न आपका मॉडल पेपर सेट 2 तो सेट 1 में आपका था, देख लीजिएगा, बच्चे कीजिएगा, रिपीट हो रहा है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मनु भंडारी अथवा दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई एक पर, ठीक है, इनमें से कोई एक का 2 रचनाओं को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों की रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ। इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो किसी एक की रचना को आपको लिखना है, ठीक है। 2 रचना को लिखना है, उन्हें 2 प्रसिद्ध रचना क्या है, किताब, उपन्यास क्या है, कविता है, उसको आपको लिखना है। तो देखिए, मनु भंडारी का 2 प्रसिद्ध रचना है बच्चों, आपकी बंटी और महाभोज। उसके बाद दुष्यंत कुमार की जो 2 प्रसिद्ध रचना है बच्चों, वो है आपका सूर्य की स्वागत और दूसरा है आपका साये में धूप। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है बच्चों, देखिए, घरेलू नौकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेबी हालदार की ओली अंधारी के आधार पर उत्तर दें। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट में से घरों में काम करने वाले के जीवन की निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है। पहला क्या है बच्चों, देखिए, घरेलू नौकरों का शारीरिक शोषण किया जाता है। ये अपने से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, जो फिल्मों में आप लोग देखते हैं ना, नौकर का किस प्रकार से खटाया जाता है, उसके प्रति किस प्रकार से मालिकों का व्यवहार होता है, उसे आप लोग अपने से लिख सकते हो। वही यहाँ पे आपको लिखना है कि देखिए, यहाँ पे नौकरानियों को आमतौर पर शोषण का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें आगे दूसरा पॉइंट है बच्चों, घरेलू नौकरों का आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती है, उन्हें नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है। इन लोगों के साथ मकान मालिक अपशिष्ट व्यवहार करते हैं, मतलब गंदे व्यवहार करते हैं। घरेलू नौकर को गंदे व सस्ते मकानों में रहना पड़ता है क्योंकि ये अधिक किराया नहीं दे पाते। बेबी की तरह ही इन्हें सुबह से लेकर के देर रात तक काम करना पड़ता है। संतुलित भोजन तथा दवाइयों के अभाव में ये अधिकतर बीमार रहते हैं।
धन के अभाव में इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, यानी कि अनपढ़ रह जाते हैं। उन्हें कम उम्र में ही दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। देखिए बच्चों, उसके बाद ये हमेशा आर्थिक संकट से घिरे रहते हैं, पैसे के अभाव में घिरे रहते हैं। उसके बाद इसके अथवा में बच्चों कि तातुस ने बेबी हालदर को लेखन के लिए क्यों और कैसे बाध्य किया। तो देखिए बच्चों, तातुस ने बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। जब बेबी ने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बताया तो तातुस को लगा कि बेबी लेखन कार्य कर सकती है। उन्होंने बेबी के एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। उन्होंने कुछ दिन बाद तातुस ने बेबी को एक पेन और डायरी देकर कहा कि वह प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ लिखे। बेबी ने कोशिश की और तातुस ने उसे बाध्य ना करे। मतलब उन्होंने कोशिश किया बेबी ने कि तातुस से बाध्य ना करे वो लिखने के लिए, लेकिन फिर भी देखिए क्या हुआ। मगर तातुस ने ठान चुके थे कि बेबी को लेखन कार्य करना है। तातुस ने लेखिका को बार बार लेखन के कार्य के लिए कहना जारी रखा। उन्होंने लेखिका का परिचय अपने कोलकाता व दिल्ली के दोस्तों से करवाया। अब तातुस के साथ साथ कोलकाता से भी बेबी को उत्साह भरे पत्र आने लगे। इसका असर हुआ कि बेबी ने लिखने पढ़ने के में आनंद आने लगा। क्लियर है बच्चों, ये था आपका पॉइंट। उसके बाद देखिए 8वां जो प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे भी 8वां में एक प्रश्न आपका दिया हुआ है। देखिए, जेठू ने बेबी को यह क्यों कहा कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। तो देखिए बच्चों, जेठू का यह कथन बेबी को प्रोत्साहित करता है और बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। आशापूर्ण देवी भी आम गृहिणी थी। वे पूरा दिन घर में कामकाज में व्यस्त रहती थी, परंतु लेखन में रुचि रहती थी। परिवार के लोगों के सो जाने के पश्चात वे लिखती थी और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। बेबी की स्थिति उनसे भी दयनीय है। वह आर्थिक संकट से ग्रस्त है, फिर भी वह लगातार लिखकर अपनी शैली में सुधार कर सकती है। वह थोड़ा समय निकालकर लेखन कार्य कर सकती है। इस तरह वह भी प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है। उसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों कि तातुस के घर काम करने वाली महिला ने लेखिका को गालियां क्यों दी। तो देखिए बच्चों, क्यों गाली देता है। देखिए, बेबी जब तातुस के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कोई महिला वहां काम कर रही है। तातुस ने उस महिला को काम से हटाकर बेबी को काम पर रख लिया। उस महिला ने बेबी के प्रति रोष प्रकट हुए और गालियां देना शुरू कर दी। बेबी ने कहा कि उसे नहीं पता था कि यहाँ पहले कोई काम कर रहा है, लेकिन वह बकबक करती चली गई। ठीक है, तातुस क्या करता है, काम लगवा देता है अपना घर में। ठीक है, तो वहां जो पहले काम कर रहा था बच्चों, वो महिला क्या करती थी, ये बेबी को गाली देने लगती कि हम यहाँ पे पहले काम कर रहे थे, मेरा रोजगार चले गया। लेकिन यह बेबी को पता नहीं था कि यहाँ पे कोई महिला पहले कार्य कर रही थी, और जो महिला थी बच्चों वो बकबक करते बहुत आगे चली जाती। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री का भी सेट आपका 3 सेट कंप्लीट है। ज्योग्राफी का भी 3 सेट कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स का भी आपका 3 सेट कंप्लीट है बच्चों। पॉलिटिकल साइंस एग्जाम से 3 दिन 4 दिन पहले बहुत ज्यादा भारी भरकम में आपको, ठीक है, हो सकता है अभी से ही अपलोड करना स्टार्ट हो जाए। पॉलिटिकल साइंस आपके सिलेबस के अनुसार अपलोड करेंगे बच्चों। आप पूछिएगा आपको सिलेबस कहां से पता चला सर, सिलेबस तो इवन क्या है। तो देखिए बच्चों, जो टर्म 1 में आपका जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो चैप्टर से, वो चैप्टर तो आपका टर्म 2 में नहीं होगा ना, तो वो चैप्टर को मैंने छाट दिया और जो बाकी आपका चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी को सिलेबस मान करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में उसी तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका भी ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।